हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट में। आज हम कक्षा 10 हिंदी का अध्याय 5 का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर जो है अध्याय है इसका नागरी लिपि, और यह क्या है, एक निबंध है। इसके लेखक है गुणाकर मूले जी। और थोड़ा बात जो है इसमें गुणाकर मूले के बारे में कुछ जानकारी इसमें देख लेते हैं कि गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। गुणाकर मूले की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में ही हुई। गुणाकर मूले का निधन 2009 ईस्वी में हुआ। और प्रस्तुत निबंध नागरी लिपि गुणाकर मूले की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। इस निबंध में हिंदी की अपनी लिपि नागरी या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई है इस कहानी में। और इसके हम प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो इसका उत्तर है, करीब 2 सदी पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी। इस तरह देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई। यानी कि हम जो अभी ये बुक पढ़ रहे हैं, इसमें जो कुछ भी टाइप किया गया है वह जो है करीब 2 सदी पहले जो है इसका टाइप बना था। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाहता है। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो इसका उत्तर है, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी इत्यादि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? तो उत्तर है, लेखक ने गुजराती, बंगला, ब्राह्मी लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है। अगला प्रश्न है, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया? दक्षिण भारत की लिपि को नंदी नागरी लिपि कहते हैं। कोंकण के शिलाहार, माणिकखेड़ के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नागरी लिपि में ही है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए और उनका विवरण दें? तो विद्वानों के अनुसार नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे स्थित दक्कन प्रदेश से हुई है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो ब्राह्मी तथा सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण होते हैं, जबकि नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें होती है और यह लकीरें उतनी ही लंबाई की होती है जितनी अक्षरों की चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो नागरी नाम की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद था। एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इस लिपि का नाम नागरी पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार बांकी नगर सिर्फ नगर है किंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो 8वीं 11वीं सदी में नागरी लिपि पूरे देश में व्याप्त थी, अतः उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? इसका उत्तर है, गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे और ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में उन्होंने अपना शासन स्थापित किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्रपाल आदि प्रख्यात गुर्जर प्रतिहार शासक है। इसमें जो है आपको अगर VVI के तौर पर देखा जाए तो 9वां क्वेश्चन, गुर्जर प्रतिहार कौन है, बहुत ही VVI प्रश्न है। उसके बाद जो है यहाँ पर बहुत ही VVI प्रश्न इसको कहा सकता है कि बहुत बार पूछा भी गया है कि देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो यहाँ पर 2 प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और बाद बाकी प्रश्न आप ध्यान में रख सकते हैं। और कहानी को पढ़कर जो है पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।